हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सीजी टेट 2021 का पेपर वन का मैथ्स पार्ट। तो दोस्तों इस क्लास को कराने का मोटिव यह है कि किस प्रकार से आपका सीजी टेट शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसे हमें किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है ताकि हम कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका 91 से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझते जाइएगा। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझाते जाऊंगा। जिस क्वेश्चन में ट्रिक का यूज होगा उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, या फिर जिस क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट फार्मूला से निकलेगा मैं उसको डायरेक्ट फार्मूला बेस पे बताते जाऊंगा। और अगर आपको शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती का मैथ्स पार्ट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से जाके सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका मैथ्स जो है हर एक पार्ट पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए आपका 91 दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए क्या दिया है, संख्या पद्धति की सोपान क्रमिक श्रृंखला को करने के लिए कौन सा क्रम सही है, जहां n प्राकृतिक संख्याएं और w पूर्ण संख्याएं, q परिमेय संख्याएं और z पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि संख्या पद्धति का जो सोपान क्रमिक श्रृंखला है, मतलब श्रृंखला के हिसाब से इसमें पहला कौन आ जाएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा और चौथा कौन आएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों हम सारा चीज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया है, n क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, n है आपका प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या आपका क्या होता है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या होता है जो हमारा एक से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं प्राकृत संख्या। ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, डब्लू क्या है आपका, डब्लू है ये है हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, डब्लू है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है। अभी ये पूर्ण नहीं है, अब ये पूर्ण कब होगा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या दिया है, क्यू हमारा क्या है, क्यू है हमारा परिमेय संख्या। क्यू है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, सीधा सीधा वह संख्या जो अंश एवं हर के रूप में हो वो हो जाता है परिमेय संख्या। जैसे कि 5/2, ठीक है, 10/4, ये सारे क्या हो जाते हैं परिमेय संख्या। जिसमें अंश एवं हर दोनों दिया होता है वही होता है हमारा परिमेय संख्या। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए जेड क्या दिया है, जेड दिया है जो जेड को दिया है पूर्णांक संख्या। ठीक है, जेड को दिया है पूर्णांक संख्या। अब देखिए दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का ही कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एक हमारा मूल बिंदु हो गया 0। अब देखिए 0 से कोई एक रेखा है, 0 से ही स्टार्ट होता है। इस साइड अगर मैं जाऊँ तो इधर जाएगा ये पॉजिटिव में, और इधर अगर मैं जाऊँगा तो ये हो जाएगा निगेटिव में। जैसे कि ये सारे नंबर रहेंगे, ये हमारा रहेगा प्लस में। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार 0 से पहले हमारा क्या होता है, ये होता है -1, -2, -3, और ये इसी प्रकार से ये हमारा बढ़ते जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सा हमारा संख्या पद्धति में पहले आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, मतलब एन हमारा पहले आएगा। तो देखिए एन किस ऑप्शन में है, एन जो है ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें एन पहले है नहीं। आपका ए बी सी इन तीनों में से कोई सा होगा। अब देखिए प्राकृत संख्या के बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पहले प्राकृत संख्या आता है, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो एन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डब्लू। ठीक है, एन के बाद आपका हो जाएगा डब्लू, मतलब ए या फिर सी में से कोई एक आएगा। ठीक है, ये आपका बी भी कैंसिल हो गया। अब देखिए उसके बाद उसके बाद हमारा क्या, देखिए हमारा एक बच गया परिमेय संख्या और एक बच गया पूर्णांक संख्या। तो देखिए पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों को मिलाकर ही पूर्णांक संख्या बनता है। ठीक है, तो पहले आएगा प्राकृत संख्या, फिर आएगा आपका पूर्ण संख्या, उसके बाद आएगा आपका पूर्णांक संख्या। तो देखिए एन के बाद डब्लू के बाद जेड। तो एन के बाद डब्लू के बाद जेड, ये आपका किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर लास्ट में क्या आ जाता है दोस्तों, लास्ट में हमारा आ जाता है परिमेय संख्या,
जिसमें अंश एवं हर दोनों होता है वो हमारा हो जाता है परिमेय संख्या। तो इसका सही सीरीज कौन सा हो जाएगा आपका NWZQ। ठीक है, इसका सही सीरीज हो जाएगा आपका NWZQ, आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को हम बेसिक से समझते जाएंगे। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस बार भी आपका सीजी टेट का लेवल सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 92 नंबर, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। कोई सा भी मैं दो विषम संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक मैंने ले लिया 3 और एक मैंने ले लिया 5। अगर इन दोनों का योग करता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 और 3 आ गया ये हमारा 8। ठीक है, मान लो एक और मैं कोई और दो मैं विषम संख्या ले लेता हूँ। एक हो गया 11 और एक हो गया 5। ठीक है, और 11 और 5 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कैसे आ रहा है कि हमारा दो विषम संख्याओं का योग करने से एक सम संख्या होता है। ठीक है, दो विषम संख्याओं का योग करने से एक सम संख्या होता है। अब देखिए हम क्या इसका अवलोकन कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो हम इसका अवलोकन नहीं कर रहे हैं, ये आपका तो फिक्स है। ठीक है, कि हम दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उसका योग सम संख्या आ रहा है, हम इसमें अवलोकन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रयोग हो रहा है क्या, हम इसको प्रयोग करके देख रहे हैं क्या, नहीं ये हमारा प्रयोग नहीं हो रहा है, ये तो आपका फिक्स है। ठीक है, क्यों आप जो है 3 और 5 को जोड़ोगे तो आपका 8 आएगा ही आएगा। कोई सा भी दो विषम संख्या को जो आप जोड़ के देख लो आपका सम संख्या ही आएगा, तो ये आपका प्रयोग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, अनुभाविक तरीके से। तो हम इसमें अनुभव भी हम इसमें लगा नहीं सकते क्योंकि देखिए इन दोनों में तो हमारा अनुभव है। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने जोड़ के देख लिया तो हमारा 8 आ गया, इसको ये हमें पता है, हम इसको बचपन से जोड़ते आ रहे हैं तो इसमें हमारा अनुभव है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आपको कोई बड़ा सा विषम संख्या दे दिया हो तो उसमें हमें अनुभव नहीं होगा। उसमें अनुभव कब होगा, जब हम उसको जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अनुभव भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा तर्क से। ये हो जाता है तर्क कि हमने कुछ विषम संख्याओं को जोड़कर देखा तो उसका योग आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो हम एक प्रकार से तर्क लगा लेते हैं कि हम सभी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योग सम संख्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल आसानी से 2 से 3 सेकंड में ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के ही बना सकते हो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न के उत्तर में निम्नानुसार प्रक्रिया करता है कि, यह आपका किस प्रकार से दिया है, मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। ये आपका दिया है देखिए 3476। ठीक है, ये आपका दिया है 3476। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका जो है 937। ठीक है, ये आपका दिया है 937, इसको ये बच्चा जोड़ रहा है। ठीक है, इसको ये जोड़ रहा है तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ये आपका 12 8 4 6। ये इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर से प्रिंट करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अब देखिए यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। अब बच्चा जो है इस प्रकार से जोड़ रहा है तो ये बच्चे में क्या कमी को दर्शा रहा है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए पहले बच्चा क्या कर रहा है कि 3476 में 937 को जोड़ रहा है। तो यहाँ से देखिए 6 को ये 6 किया, उसके बाद देखिए 7 और 7 14 को जोड़ा। ठीक है, 7 और 7 14 आ गया, 4 और ये बच्चा 1, उसके बाद 4 और 4 8 और उसके बाद 9 3 12। मतलब बच्चा जोड़ तो सही रहा है। ठीक है, जोड़ तो सही रहा है, मतलब उसको योग का कौशल आता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, योग का कौशल आता है। अब देखिए पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल बोल रहा है। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल। तो यहाँ से उसको पुनर्समूहीकरण करना भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 और 7 को जोड़ा तो उसका कितना आ गया, 7 और 7 को जोड़ने पर 14, 14 का 4 और हासिल दिया उसको देखिए अगले में। ठीक है, अगले में जोड़ के वो क्या किया, फिर से 4 और 4 8 ले आया। अब उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या दिया, देखिए स्थानीय मान की अवधारणा। मतलब बच्चे में क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर देखिए इकाई के नीचे में इकाई अंक आना था। ठीक है, तो बच्चे में क्या की कमी है, तो उसके में कमी है स्थानीय मान की अवधारणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए आपका 95 नंबर है, इसको हम थोड़ा एक एक करके समझते जाते हैं। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित का मिलान करें। अब देखिए आपका एक कॉलम 1 दिया है और आपका एक कॉलम 2 दिया है। अब देखिए कॉलम वन में क्या दिया है, देखिए आपका
7/12 का तुल्य भिन्न है, 9/15 का तुल्य भिन्न है, 7/11 है और 19/5 है। अब उसके बाद देखिए कॉलम 2 में क्या दिया है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और ये आपका 21/36 और 3/5। इसमें हमें सही मिलान करना है, ठीक है। हमें क्या बोला, सही मिलान करने के लिए। अब देखिए सही मिलान करने के लिए पहले हम ये तुल्य भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये सारा चीज़ होता क्या है, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो दोस्तों तुल्य भिन्न कहने का मतलब क्या होता है, जो भी भिन्न दिया है तो उसी के समान, ठीक है, उसी के समान, उसी के समान भिन्न, ठीक है, उसी के समान भिन्न, उसी के समान भिन्न हो उसको हम क्या बोलेंगे, तुल्य भिन्न। अब देखिए एक एक चीज़ को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है भिन्न चैप्टर में। देखिए ये हमारा क्या है, उचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या होता है दोस्तों, तो उचित भिन्न मैंने आपको बताया था क्या होता है उचित भिन्न। जिस भिन्न में अंश जो है, जिस भिन्न में अंश जो है हर से छोटा होता है, ठीक है, वो आपका हो जाता है उचित भिन्न। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, 2/3। अगर मैं 3/7 ले लिया तो ये हमारा हो जाएगा उचित भिन्न। देखिए इसमें सभी में अंश जो है वो हर से छोटा है, तो अगर अंश हर से छोटा होगा तो वो हो जाता है उचित भिन्न। अब देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है, पहले हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका मिलान करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अनुचित भिन्न क्या होता है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट अनुचित भिन्न हो जाता है। मतलब अनुचित भिन्न में क्या होगा, तो अनुचित भिन्न में होगा दोस्तों आपका अंश जो है वो बड़ा हो जाता है हर से, ठीक है, अंश जो है वो बड़ा हो जाता है हर से। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो अंश बड़ा हो गया हर से, ये हो गया आपका 7/3, ठीक है, और ये हो गया आपका 11/5। मतलब जिसमें अंश बड़ा होता है हर से वो हमारा हो जाता है अनुचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा होता है हर से वो हो जाता है हमारा उचित भिन्न। अब देखिए इसका हम सही मिलान करते हैं। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, 7/12 का तुल्य भिन्न है, मतलब 7/12 के समान और कौन सा भिन्न है। तो देखिए हमारा भिन्न में अगले कॉलम में क्या दिया है, एक दिया है 21/36 और एक दिया है 3/5। इन दोनों में से कौन सा 7/12 के समान होगा। तो देखिए इसको अगर मैं कटा के देखूं तो ये हमारा 7/12 आ रहा है, किस में आ रहा है ये हम पहले देखते हैं। तो देखिए ये आपका दिया है 21/36, ठीक है। तो इसको अगर मैं कटा दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6। मतलब 21/36 को अगर मैं कटा रहा हूँ दोस्तों तो ये हमारा क्या आ रहा है, 7/12 के रूप में आ रहा है। मतलब 7/12 का तुल्य भिन्न कौन हो जाएगा, 21/36, ठीक है, ये हमारा पहला मिल गया। अब उसके बाद देखिए 9/15 का तुल्य भिन्न, 9/15 का तुल्य भिन्न क्या होगा। अब देखिए 9/15 का तुल्य भिन्न क्या होगा, तो यहाँ पर मैं 9/15 को अगर कटा के देखूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9/15 है, इसको अगर मैं कटा दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ठीक है। तो 9/15 को मैं 3/5 के रूप में लिख सकता हूँ। तो देखिए 9/15 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3/5। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि तुल्य भिन्न होता क्या है और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये सारा चीज़ होता क्या है। अब उसके बाद देखिए हमारा 2 का तो आंसर मिल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं सी में क्या दिया, 7/11, और इधर हमारा क्या बचा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, 7/11 में अंश हमारा छोटा है हर से, ठीक है, अंश छोटा है हर से। तो देखिए किस में अंश छोटा होता है, तो उचित भिन्न में होता है अंश छोटा हर से। तो देखिए 7/11 का मिलान किससे हो जाएगा, आपका ये कॉलम 1 का फर्स्ट से, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो बचा वो तो हमारा लास्ट में जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। 19/5, तो 19/5 में देखिए अंश जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो अंश बड़ा किस में होता है, अंश बड़ा होता है हर से, तो ये होता है आपका अनुचित भिन्न में, ठीक है। तो ये देखिए आपका सही मिलान हो गया। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर नीचे दिया हुआ है, यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड। अब उसके बाद देखिए ए का थर्ड किस में दिया है, तो ए का थर्ड आपका दिया है, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में दिया है, ठीक है। ये आपका सी और डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए बी में क्या दिया है, बी में हमारा कौन सा मिल रहा है, बी का फोर्थ, ठीक है, बी का फोर्थ, और बी का फोर्थ किस में दिया है, तो इसी दोनों में दिया है बी का फोर्थ। उसके बाद हम देखते हैं सी का वन किस में दिया है दोस्तों, तो सी का 1 दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी का 1 और डी का सेकेंड। तो ये देखिए इसका आंसर कितना आसान सा था। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 में, और ये सारा क्वेश्चन आपके उस टाइप के क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्वेश्चन को आपने देखा, ऑप्शन देखा और आपने टिक लगा लिया, ठीक है। ये हमारा 4 से 5 सेकेंड से इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को समझ में ना आया
अगर हम इसमें निकालना चाहें उचित भिन्न क्या होता है और ये अनुचित भिन्न क्या होता है, तो ये आपका 10 से 15 सेकेंड और लग सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन लगेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में बनाना होता है, क्योंकि आगे जो आने वाला क्वेश्चन है जो हमारा थोड़ा सॉल्यूशन वाला होता है उसमें उसके लिए हम टाइम बचा सकें। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हल करिए 1/2, ये आपका बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ये आपका मंझला ब्रैकेट -2, उसके बाद हमारा छोटा ब्रैकेट में 2 धन 3 और ये आपका स्टार, उसके बाद 20, ये मंझला ब्रैकेट बंद और ये पूरे के बटे में 20 और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद। मतलब ये वाला इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी अगर इस प्रकार से इक्वेशन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है हमारा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए, हमें इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो हम इसमें यूज़ करेंगे बोध मास रूल का यूज़। ठीक है, बोध मास रूल का यूज़, यही रूल यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी बनाइएगा, नहीं तो काफ़ी चांसेस होते हैं ऐसा क्वेश्चन जो है गलत होने का। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम बोध मास रूल का यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बोध मास रूल का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बोध मास में पहले क्या आता है आपका ब्रैकेट, पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व, उसके बाद ओ आता है, ओ मतलब ऑफ। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं का मतलब होता है दोस्तों गुणा। तो ब्रैकेट के बाद कहीं भी ऑफ या फिर का दिया हो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका आता है डिवीज़न, कहीं भी अगर उसके बाद भाग रहेगा हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये हमारा ब्रैकेट हो गया, ओ मतलब ऑफ का मतलब हो गया का, और उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीज़न मतलब भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब होता है दोस्तों सब्सट्रैक्शन मतलब होता है आपका घटा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बोध मास वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप जाके वो वाला वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए, इसमें मैं यूज़ करता हूँ बोध मास रूल का यूज। तो देखिए, हम एक एक स्टेप को पहले हम सॉल्व करते जाते हैं। पहले हमें करना है ब्रैकेट को सॉल्व। ठीक है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझला ब्रैकेट को, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आपको एक एक स्टेप करके बताता हूँ। देखिए पहले क्या दिया है, जो चीज़ दिया है उसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप जो है इसको डायरेक्ट बना सकते हो अगर आपको ये बोध मास रूल पता है तो देखिए ये 1/2 हो गया बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, मंझला ब्रैकेट में देखिए -2, ये आपका -2। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 3 को अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ ब्रैकेट में ही। ठीक है, 2 और 3 को मैंने जोड़ा तो ये हो गया हमारा 5। अब उसके बाद देखिए स्टार दिया है, तो स्टार का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टार का मतलब होता है गुणा। ठीक है, स्टार का मतलब होता है गुणा, तो ये 5 और गुणा में क्या हो जाएगा 20। अब उसके बाद देखिए मंझला ब्रैकेट बंद और ये पूरे के बटे में 20 और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये 3 और 2 को खाली जोड़ा है। अब देखिए ये एक हमारा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। ठीक है, एक ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे मंझला ब्रैकेट को सॉल्व। तो देखिए इसको मैं एक बार और एज इट इज़ लिख लेता हूँ, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए मंझला ब्रैकेट के अंदर में जो भी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या है इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये आपस में गुणा के रूप में है। ठीक है, ये आपका दिया है 20 गुणित 5 और ये 5 गुणित 2। तो मैं इसको अगर आपस में गुणा करता हूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2 पंच 10 और ये 10 गुणित अगर 20 करता हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है, 2 पंच 10 और ये 10 गुणित 20 करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 200। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस। ठीक है, प्लस माइनस चिन्हों का गुणा भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बोध मास वाले में बताया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस का 200 और ये बटे में क्या बचा, ये बटे में बचा दोस्तों हमारा 20। ठीक है, ये बटे में हमारा बचा 20। अब उसके बाद देखिए 1/2 फिर से बचा। अब उसके बाद देखिए माइनस का 200 और ये बटे में 20, यहाँ से ये 1 0 से ये 1 0 कट गया। तो ये देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये भाग होगा, मतलब इसमें हमारा कहीं कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 20 नहीं है, ये है खाली 2, ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है तो ये खाली 2 है। ठीक है, ये 20 नहीं है, तो यहाँ से ये 0 0 कटेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए 2 एकम 2 और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 100 बार में, मतलब 1/2 और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 100। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये जो है 20 नहीं दिया है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और ये कितने बार में जाएगा, 50, मतलब कितना आ गया हमारा आंसर, माइनस का 50। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हमने खाली क्या किया, बोध मास रूल का यूज़ किया और ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 50। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
ठीक है, ये आपका कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रतिशत, इनमें से कौन सा प्रतिशत आपका 0.275 इसके बराबर में है, ये हमें पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से भी बना सकते हो। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि मान लीजिए हमारा दिया है 5%। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत को अगर हटाना हो तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रतिशत को हटाना हो तो हम क्या करते हैं, बटे में 100। मान लीजिए हमारा क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 5/100 अगर हमें प्रतिशत को हटाना है। और अगर प्रतिशत में लाना है, ठीक है, और अगर प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा में 100। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए प्रतिशत में यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रतिशत में लाना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, सभी प्रतिशत में। तो 0.275 को हमें प्रतिशत में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 0.275 में हम क्या कर देंगे, 100 का गुणा। ठीक है, 0.275 में हम कर देंगे 100 का गुणा। अब यहाँ पर देखिए 100 का गुणा हो रहा है, 100 में कितना जीरो है आपका, 1 और 2, 2 जीरो है। तो यहाँ से ये दशमलव है, ये हमारा लेफ्ट से राइट कितने स्थान बाद लग जाएगा, तो हमारा जितना जीरो होता है उतने स्थान से आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, तो ये दशमलव भी 2 स्थान आगे खिसक जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दिया है 275। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ से ये हमारा 2 स्थान बाद खिसक जाएगा, मतलब ये 27.5। और ये किस में आ जाएगा दोस्तों, चूंकि हमने 100 से गुणा किया है तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। तो इसका आंसर क्या आ गया, 27.5%। आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। लेकिन ये मेथड अगर आपको पता ना हो तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए सभी ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपके लिए बहुत ही इजी होता है, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल एक एक करके समझते जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 98 नंबर, रुपये 450 राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज द्वारा ₹81 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ये हम एक एक करके लिख लेते हैं। देखिए आपका क्या दिया दोस्तों, ₹450 राशि, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन हमें कितने दिया है, ₹450। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को बनाओ तो आप जो है एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज़ को यहाँ पर लिखिएगा मत, उससे आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो देखिए हमारा एक क्या दिया है, मूलधन ₹450। उसके बाद क्या दिया है हमें, देखिए दर क्या दिया है दोस्तों, दर हमें दिया है 4.5%। ठीक है, दर हमें दिया है 4.5%। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है हमारा, साधारण ब्याज, मतलब ब्याज हमें कितना दिया है, ₹81। ब्याज हमें क्या दिया है, ब्याज ये हमें दिया है दोस्तों ₹81। अब उसके बाद हमें देखिए निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है दोस्तों समय, मतलब टाइम का वैल्यू हमें निकालना है, टी बराबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में हो जाएगा आपका 100। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ हमें दिया है। कभी भी आप एग्जाम में अगर बनाएंगे तो आप यहीं से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा मूलधन, ये आपका हो जाएगा दर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ब्याज। जितना शॉर्टकट तरीके से आप बना सकते हो उतना शॉर्टकट तरीके से बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें क्या निकालना है, समय की वैल्यू निकालना है। हमें ब्याज दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है और दर भी दिया गया है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। अब अगर मैं समय बराबर निकालना चाहूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों समय बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए ब्याज गुणित 100 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ब्याज गुणित में 100। ठीक है, और देखिए समय के साथ क्या है, मूलधन गुणित दर, तो वो हमारा नीचे में आ जाएगा मूलधन गुणित दर। ठीक है, तो आपको समय का फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं, आप बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ से आप मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा समय बराबर क्या आ गया, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। अब यही फॉर्मूला में हम रख देते हैं। तो देखिए हमारा क्या दिया है, ब्याज हमें कितने दिया है, ब्याज हमें दिया है दोस्तों ₹81। ठीक है, 81 गुणित 100, ये हमारा हो गया 81 गुणित 100। और नीचे में क्या दिया है, मूलधन हमें कितना दिया है, 450। और उसके बाद क्या दिया दोस्तों, गुणित में दर हमें कितना दिया है, 4.5। अब देखिए दोस्तों 4.5 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 45/10। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा बटे में 10। अब यहाँ से देखिए हमारा 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया।
ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या बचा दोस्तों, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 81 गुणित 100 और बटे में क्या बचा नीचे में 45 गुणित में 45। बिल्कुल सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है, बस सिंपल सा फॉर्मूला भी है और सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको कटा देता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 निया 81। ठीक है, 9 पंचे 45 और ये कितना हो जाएगा, 9 निया 81। ठीक उसी प्रकार ये भी आपका 9 एकम 9 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 पंचे 45। अब ऊपर में क्या बचा देखिए, आपका ऊपर में हमारा बचा 100 और नीचे में क्या बचा दोस्तों, 5 गुणित 5 मतलब 5 पंचे 25। अब देखिए 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर आ गया 4। और ये 4 क्या है, 4 हमारा है समय जो कि हमने हमें निकालना था। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका टी बराबर आपका आ जाएगा 4 मतलब 4 वर्ष। ठीक है, तो देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन को देख के हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने में आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस ऊपर का नीचे से कटा दिया और हमें आंसर मिल गया। हमारा समय कितना मिल गया, 4 वर्ष। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए आपका एक जो है लाभ हानि से और एक साधारण ब्याज से, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए क्या दिया आपका 99 नंबर, एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए क्रय मूल्य हमें पूछा है। ठीक है, क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूँ दोस्तों x। ठीक है, क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूँ x। अब देखिए क्या बोला है कि एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेची जाती है। अब एक वस्तु है हमारा, उसको मैं x में बेच रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मुझे क्या चाहिए, 5% का लाभ। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर 100% से मुझे 5% और लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 5% और लाभ चाहिए तो ये हमारा हो जाएगा 105। मतलब x का जो क्रय मूल्य का वस्तु है उसको मैं 105 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जब उसे 5% की हानि पर बेचे जाती है। ठीक है, जब उसको हम 5% की हानि में बेचते हैं, जब उसी वस्तु को हम 5% की हानि में बेचते हैं तो 5% का हानि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 गुणित 95। ठीक है, लाभ बोलेगा तो 100 में मैं 5 जोड़ दूंगा, हानि बोलेगा तो 100 में मैं 5 घटा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। इतना प्रतिशत बेचे जाने से इसमें 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही इक्वेशन बस हमें निकालना था, बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है। जो हमें शाब्दिक रूप में दिया है उसको हमने लिख लिया इक्वेशन के रूप में। अब हमें सिंपल सा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना है जो कि हमें पूछा गया है। अब देखिए x की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो x वाला है उसको मैं एक साइड कर लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा 105x। ठीक है, x गुणित 105 मतलब 105x और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 95x और ये इस साइड आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 95x। अब इधर क्या बचा दोस्तों, इसके राइट साइड में इधर बच गया हमारा 15। अब यहाँ से देखिए अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ तो x कॉमन किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 माइनस 95। ठीक है, बराबर में क्या बच गया 15। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर देखिए x और ये 105 में से अगर मैं 95 को माइनस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया तो ये हमारा हो गया 10 और बचा क्या राइट साइड में 15। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बटे 10। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको मैं कर दूंगा 100 से गुणा। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा 100 से गुणा क्योंकि हमने यहाँ से प्रतिशत निकाला हुआ था। तो ये हो जाएगा, देखिए ये 10 एकम 10, 10 दम 100। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया देखिए आपका 15 गुणित 10, मतलब 15 गुणित 10 करने पर आ जाएगा 150 रुपये और यही चीज़ हमें पूछा गया था। ठीक है, देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भी सिंपल सा क्वेश्चन है, शाब्दिक रूप में दिया है, उसको हमने अंकित मान में हमने निकाल लिया। ठीक है, हमने इक्वेशन के रूप में निकाल लिया। यहाँ से x की वैल्यू हमने बस सिर्फ और सिर्फ फाइंड किया। ठीक है, इसमें कोई हमारा जो है फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, बस हमें क्वेश्चन को समझना होता है थोड़ा सा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आइए हम एक एक करके समझते हैं। देखिए आपका 100 नंबर का है। ठीक है, जो आपका पेपर में आया था ये उसी का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या दिया है
6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हमारे पास दो कंडीशन होता है। एक हम लेते हैं ऑप्शन में, जो ऑप्शन में दिया गया है उसको हम जोड़ जोड़ के हम उसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे, ठीक है। और एक होता है हम डायरेक्ट इसी का वर्गमूल निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी ऑप्शन से मत बनाइएगा। अब देखिए इसमें आप जो ऑप्शन से बनाएंगे तो पहले आप 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। 6 को जोड़ने पर इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे। पहले में आ गया तब तो ठीक है, फिर आप सेकंड को जोड़ेंगे, सेकंड में भी नहीं आया तो फिर आप थर्ड को जोड़ेंगे, थर्ड में भी नहीं आया तो फिर आपका फोर्थ होगा, ठीक है। तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण वर्ग बनाने में उसमें कौन सी संख्या जोड़ा जाए या फिर कौन सी संख्या घटाया जाए, तो हम उसको कैसे बनाएंगे उसको आइए हम देखते हैं। देखिए हमारा संख्या क्या दिया दोस्तों, हमारा दिया है 6072, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। अब इसका मैं निकाल लेता हूँ वर्गमूल, ठीक है। इसका वर्गमूल मैं निकालूंगा भाग विधि से, इसका वर्गमूल मैं निकालूंगा भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, पहले दो दो का पेयर करते हैं। देखिए हमारा दो का पेयर बन गया। अब ये 60 जो है किसके वर्ग के आसपास आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 7 सते 49 और 8 अट्ठे 64। तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 7 सते 49, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 7 सते 49। अब इसके लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, जिससे भाग गया उसी संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो 7 और 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14। अब देखिए 60 में से अगर मैं 49 को माइनस करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, ठीक है। अब उसके बाद पेयर के साथ हम नीचे उतारते हैं। तो पेयर के साथ अगर मैं नीचे उतारूँ तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा 72, मतलब 1172। अब देखिए उसके बाद क्या करना है कि ये 14 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं कि उसका उसी के साथ गुणा करने पर उसी के साथ गुणा करने पर पूरा 1172 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमें संख्या जोड़ना है, मतलब इसके आसपास संख्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 14 के सामने अगर मैं 8 लिखता हूँ, ठीक है। 14 के सामने अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये हमारा हो गया 148, और 148 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूँ तो ये हमारा देखिए क्या आ जाएगा, 8 अट्ठे 64, ये 64 की 4 बचा 6, ठीक है। 8 चौक 32, और ये 32 में अगर 6 जोड़ दूँ तो हमारा आ जाएगा 38, 38 के 8, ये बचा 3, 8 एक 8, और 8 में से अगर मैं 3 जोड़ दिया तो हमारा आ जाएगा 11। तो ये हमारा देखिए 1184 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1184 आ रहा है, ठीक है। 148 गुणित अगर मैं 8 करता हूँ तो ये हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, 1184 आ रहा है, जो कि 1172 से ज़्यादा है, ठीक है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है हमारा 1172 आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, 1184। अब 1184 जो है 1172 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 1184 जो है 1172 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूं, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना ज़्यादा है, देखिए 84 में अगर मैं 72 को माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। मतलब 1172 से 1184 जो है 12 नंबर का ज़्यादा है। और यही चीज़ हमें पूछा गया था, ठीक है, कि इस 6072 में मैं 12 अगर जोड़ दूँ, 6072 में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए यहीं से अगर ये 12 जुड़ा होता तो ये डायरेक्ट यहाँ पर 1184 आ जाता, ठीक है। फिर ये हमारा जो है 8 बार में ये पूरा का पूरा कट जाता, ठीक है। तो 6072 में अगर मैं 12 जोड़ दूँ तो वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कभी भी इस प्रकार से संख्या रहेगा और उसमें हमें पूछ दिया जाए कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए या फिर कौन सी संख्या घटाई जाए, तो उसको हमें इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो गया हमारा 12। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेष फल समान रहे। अब देखिए पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से बनाना है और किस टाइप के क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा, फिर एलसीएम को भाग करके देखूंगा, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ना बना के आप बनाइएगा ऑप्शन से। क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना से विभाजित करें ताकि प्रत्येक स्थिति में शेष फल समान रहे। तो इसको मैं भाग करके देखता हूँ। देखिए हमें हमारा संख्या क्या दिया है, एक संख्या दिया दोस्तों 43, एक संख्या दिया आपका 91 और एक दिया आपका 83। इसको मैं बनाता हूँ पहले ऑप्शन से। देखिए पहले अगर मैं 4 से भाग करके देखूँ, 43 को अगर मैं 4 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 से अगर मैं भाग कर दिया तो ये 4 दम 40, ठीक है। और 4 दाम हो गया 40, कितना बचा दोस्तों 3, शेष फल बचा 3, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, शेष फल समान हो रहा है। पहले हम एक को करके देखेंगे, दूसरा में भी 3 शेष फल बच रहा है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। तो 91 को भी मैं 4 से भाग करके देखता हूँ तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4 दूने 8, ठीक है, 4 दूने 8, कितना बचा 1, उसके बाद ये हो गया 11,
ठीक है, ये हो गया 11, फिर से 4 दूने 8। अब देखिए 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, मतलब इसमें भी शेष फल कितना बच रहा है दोस्तों 3 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों में 3 मिल रहा है हमें, तो हम तीसरा में भी देख लेते हैं, तीसरा में 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 183 को अगर मैं 4 से भाग करूँ, 183 को अगर मैं 4 से भाग करूँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 के बाद कितना बचा 2, 2 को मैं इधर दे दिया तो ये कितना हो गया दोस्तों 23। ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। अब देखिए 23 में से 20 माइनस करूंगा तो इसमें भी कितना शेष फल बच जाएगा 3 बच जाएगा, मतलब यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तीनों कंडीशन में शेष फल जो है हमें समान मिल रहा है। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, देखिए भाग देने में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप जो है इसको फटाफट भाग करके देख सकते हो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऑप्शन से बनाइएगा। तो हमारा देखिए सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 4। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि क्या होगी। अब देखिए कोई 40 संख्या है जिसका औसत कितना है 71 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 गुणित 71। 40 संख्या है उसका औसत हमें दिया है, उसमें उसका औसत हमें दिया है 71। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि उसी 40 संख्या में से एक संख्या 100 को अगर मैं 100 को हटाकर 140 कर दूं तो नया औसत जो होगा उसमें कितना वृद्धि हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो देखिए नया औसत हमारा कितना होगा, नया औसत, तो देखिए पहले कितना औसत है तो 40 गुणित 71। अब इसमें मुझे क्या करना है दोस्तों, 100 को जो है मुझे 140 से प्रतिस्थापित करना है, मतलब 100 को इसमें जो है हटाना है, जो कुल औसत है उसमें से मुझे 100 को हटाना है और 100 के जगह में क्या लाना है 140 लाना है। ठीक है, 100 को हटाना है, मतलब मैंने -100 कर दिया और 100 के जगह में मुझे 140 लाना है। अब देखिए नया औसत मतलब कुल का औसत, तो हमारा औसत क्या हो जाता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए कितना प्रेक्षण है हमारा 40 संख्या। ठीक है, तो 40 बटे में मैं क्या कर दूंगा 40। ठीक है, देखिए ये हमारा शाब्दिक रूप में दिया हुआ है, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन में। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो इसको बस हमें समझना होता है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, फिर हमारा जो है इसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपका कोई फॉर्मूला यूज होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, तो ये हमारा और ये 0 का 0 2840। अब देखिए 140 से अगर मैं 100 को माइनस करता हूँ तो हमारा कितना बच गया, ये बच गया हमारा 40। ठीक है, और बटे में क्या बचा दोस्तों, बटे में बचा हमारा 40। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2880। ऊपर को जोड़ दिया और नीचे में क्या बच गया 40। ठीक है, अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको मैं फिर से कटा देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 7 28 और 4 दूने 8। मतलब -100 को जो है 140 से प्रतिस्थापित करने पर नया औसत क्या हो जाएगा, हमें नया औसत क्या मिल जाएगा, नया औसत हमें मिल जाएगा 72। और ये हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको हमने प्रतिस्थापित किया तो औसत में वृद्धि कितना होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, औसत में वृद्धि कितना, नया औसत क्या होगा ये चीज़ नहीं पूछा है। अब देखिए इसमें अगर अगर मान लो कोई ऑप्शन में, मान लीजिए इसमें डी के जगह में और ई अगर आपको ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन में कर दिया 72, तो कई सारे बच्चे यहीं पर 72 को ही सही करके आ जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। क्या बोला है कि जो नया औसत होगा उसमें कितना वृद्धि होगा। तो देखिए नया औसत हमें क्या मिला है 72 और पुराना औसत कितना है दोस्तों, हमारा पुराना औसत है 71। मतलब कितना वृद्धि हुआ, तो 72 में अगर मैं 71 को घटा दूँ तो हमारा कितना वृद्धि होगा दोस्तों, 1 का वृद्धि होगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को आपको जल्दबाजी में नहीं बनाना है, बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। देखिए पहले मैं बना लेता हूँ पार्क ताकि हमारा समझने में आसानी हो। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ एक आयताकार पार्क। अब क्या बोला दोस्तों, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। तो इसकी लंबाई को मैं मान लेता हूँ 3x,
ठीक है। इसकी लंबाई को मैं मान लेता हूँ 3x और इसकी चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ 2x, क्योंकि इन दोनों का अनुपात मुझे दिया हुआ है। अब देखिए आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान होती है, मतलब ये वाला 3x है तो हमारा नीचे भी 3x हो जाएगा, ये 2x है तो ये भी हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें पूछा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन को आप समझिएगा कि इसमें क्या बोल रहा है कि एक लड़का है जो साइकिल चलाकर 8 मिनट में पूरा एक चक्कर उस पार्क का लगाता है। अब देखिए यहाँ से वो साइकिल चला रहा है, पूरा एक चक्कर इस पार्क का लगाएगा, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप। पूरा एक चक्कर क्या हो जाता है, इसका परिमाप। ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ का पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो वो हमने जितना दूर ट्रेवल किया वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा उसका परिमाप। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप। मतलब देखिए पहले मैं इसको जोड़ दिया, ये हो गया 3x, मतलब इस आयताकार पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x धन 2x धन 3x धन 2x। ठीक है। अगर आयत का मैं परिमाप निकालूँ तो यही होता है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो अगर इसको मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो मतलब इन सभी का योग, मतलब 3x धन 2x धन 3x धन 2x, ये हो गया इस आयताकार पार्क का परिमाप। ठीक है। यही चीज़ हमें पूछा है, और इस आयताकार पार्क का जो परिमाप है उसको ये कितना में पूरा कर रहा है, मतलब 8 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हमारा दिया क्या है, पूरा एक चक्कर लगाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमें पूछा है। ठीक है। कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, मतलब देखिए यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो देखिए हमारा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ से अगर मैं दूरी डिस्टेंस निकालूँ तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल गुणित समय। ठीक है। डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। ठीक है। बिल्कुल छोटा छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आप समझते जाइएगा। तो देखिए डिस्टेंस अगर मैं निकालूं और यही पूरा डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, यही पूरा डिस्टेंस हमारा होता है इसका परिमाप। ठीक है। तो देखिए समय हमारा कितना दिया है, 8 मिनट में, और चाल हमें कितना दिया है, तो हमें चाल दिया है दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये देखिए ये हमारा घंटे में दिया है और 8 हमें दिया है मिनट में, तो इसको भी मैं मिनट में बदल लेता हूँ। तो इसको मैं मिनट में बदलूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा, देखिए किलोमीटर प्रति आवर में दिया है। ठीक है। और हमें निकालना है मीटर में, हमें निकालना है मीटर में, और ये हमें दिया है मिनट में। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 12 गुणित 1000। ठीक है। 12 गुणित 1000, और ये आवर है, इसको मैं मिनट में बदलूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 कम 6, 6 दूने 12। अब ये कितना हो गया दोस्तों, ये है हमारा 2 दहम 20, ये हमारा 1000 है, एक जीरो और हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, हमारा ये चाल कितना आ गया, चाल हमें मिल गया 200। अब ये कितना रहेगा, मीटर पर मिनट में। ठीक है। ये चाल हमारा किस में रहेगा, मीटर पर मिनट में। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो ट्रेवल किया, पूरा ट्रेवल किया, वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। और परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 8 गुणित ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका चाल 200। ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को यहाँ से एक बार और चला के देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ, देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 एक से बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूने 1600। ठीक है। 10 एक से बराबर हो गया हमारा 1600। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 1600 भागित 10। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब x से बराबर कितना आ गया, 160। ठीक है। x बराबर हमें मिल गया 160। अभी देखिए x की वैल्यू हमें मिला है। ठीक है। ये जो x हमने माना है उसका वैल्यू हमें मिला है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, मतलब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। और पार्क का एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, तो एरिया हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका देखिए एक लंबाई क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है। 3x गुणित चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x। अब ये x का वैल्यू मुझे मिल गया है तो मैं x का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, मतलब ये 3 गुणित x का वैल्यू क्या है, 160 गुणित, उसके बाद क्या है 2 गुणित, फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 160। अब यहाँ पर ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 480 गुणित, उसके बाद 16 दूने 32, 320। और अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 1,53,600 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, 1,53,600 वर्ग मीटर।
तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपका ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है कि क्वेश्चन में जैसा जैसा बोल रहा है बस हमने वैसा किया, उसका परिमाप निकाला, फिर इसको कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाल लिया। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी भी हम घन को या फिर घनाभ को हम पिघलाएंगे तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं दोस्तों हमेशा उसके आयतन से। ठीक है, तो देखिए नया जो बनेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको पिघला कर तो हम जो है जो घनाभ को पिघला कर क्या बना रहे हैं दोस्तों, घन बना रहे हैं। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन। ठीक है, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन, मतलब इसको मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम। अब देखिए बटे बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, घन का वॉल्यूम। ठीक है, घन का वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर देखिए घनाभ को इतना इतना का जो विमा का घनाभ है इसको हम पिघला कर क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं ये हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से घनाभ के आयतन से हम घन के आयतन को हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो घनाभ का आयतन होता है आपका लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखिए इसमें 3 विमा दिया है तो इसमें हो जाएगा एक आपका लंबाई, एक हो जाएगा आपका चौड़ाई और एक हो जाएगा आपका ऊंचाई। मतलब इसको मैं रख देता हूँ फार्मूला में, तो हमारा क्या हो जाएगा 24 गुणित 9 गुणित 8। ठीक है, 24 गुणित 9 गुणित 8, ये हमारा हो गया घनाभ का आयतन। अब बटे में क्या दिया है, घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है दोस्तों हमारा ए का क्यूब, है ना, ए का क्यूब मतलब भुजा का क्यूब। अब देखिए हमें भुजा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर भुजा, तो 3 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा हमारा 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 3 का क्यूब मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, यहाँ से देखिए 3 तिया 9 और ये हमारा 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 3 एकम 3 और ये 3 अट्ठे 24। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 8 अट्ठे 64। कितना बचा हमारे पास, 8 अट्ठे 64। तो 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ को हम पिघलाकर जो नए घन बनाएंगे तो हम उसी प्रकार से 64 नए घन बना सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बेसिक से समझते जाइएगा, जहाँ जहाँ पर फार्मूला का यूज होता है वहीं पर हम फार्मूला का यूज करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम फार्मूला के पीछे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको हमने सिर्फ पढ़ा और उसका आंसर मिल गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, हमारा 105 नंबर। एक घन की कोर 7 सेंटीमीटर है और एक दूसरा घन का कोर 14 सेंटीमीटर है, उसके सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमें पूछा है। ठीक है, उसके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए एक घन का कोर हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और दूसरे घन का कोर हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। एक घन का कोर मैं मान लेता हूँ ए बराबर हमें कितना दिया है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे घन का कोर मैं मान लेता हूँ कैपिटल ए, और कैपिटल ए हमें कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दोस्तों, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसके क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए घन का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा होता है 6a²। ठीक है, घन का अगर क्षेत्रफल निकालूं तो हमारा क्या हो जाएगा 6a², और इसी का अनुपात, ठीक है, इसी का अगर अनुपात में निकालो 6a² बटे ये हमारा क्या हो जाएगा 6 और ये कैपिटल ए का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर देखिए मैं फॉर्मूला से निकालूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/14। 7/14, ये देखिए 6 तो 6 हमारा कैंसिल ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए a² बटे कैपिटल a²। ठीक है, a² बटे कैपिटल a² दिया है, इसके लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो इसको राइट साइड में भी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा देखिए क्या आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा 7 गुणित 7 बटे ये हमारा हो जाएगा 14 गुणित 14। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए इसको मैं कटा देता हूँ, 7 एकम 7, 7 दूने 14, ये भी 7 एकम 7, 7 दूने 14। अभी हमारा क्या आ गया, ऊपर में 1 और नीचे में क्या आ गया दोस्तों, 2 दूने 4। क्या आ गया, ऊपर में 1 नीचे में 2 दूने 4, मतलब ये हमारा क्या आ गया 1:4। और यही चीज़ हमें पूछा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आसान सा बनेगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रुपये 4800 को पी, क्यू एवं आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 है एवं क्यू का हिस्सा आर एवं पी के संयुक्त हिस्से का 3/13 है, अतः आर को प्राप्त होगा। अब ये देखिए आपका ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। तो देखिए पहले हम देखते हैं इसमें कंडीशन क्या दिया है दोस्तों, कि P का हिस्सा
क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 है। ठीक है, पी का हिस्सा जो है वो क्यू तथा आर के संयुक्त हिस्से मतलब दोनों के हिस्सों को मैं जोड़ दिया और इसका क्या है 5/11 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर पी अपॉन में क्यू प्लस आर कर दूँ, पी अपॉन में क्यू प्लस आर करो तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। मतलब पी का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5 और क्यू प्लस आर का वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों 5/11। बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझता जाएगा, थोड़ा सा लेंदी बनेगा लेकिन बहुत ही आसान सा है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमें मिल गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन हमें देखिए क्या दिया यहाँ से, क्यू का हिस्सा आर एवं पी के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। ठीक है, यहीं से देखिए क्या दिया है कि क्यू का हिस्सा आर एवं पी के आर प्लस पी के संयुक्त हिस्से का कितना है 3/13 है। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक इसी प्रकार मैं अगर निकाल लेता हूँ क्यू अपॉन में आर प्लस पी, क्यू अपॉन में आर प्लस पी करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 3/13। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा पक्षांतर किया है। यहाँ से देखिए पी का वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों, ठीक है पी का वैल्यू हमें क्या मिल गया 5, क्यू का वैल्यू क्या मिल गया हमें 3, क्यू का वैल्यू हमें क्या मिल गया 3 और हमें क्या निकालना है आर के वैल्यू जो कि हमें पूछा गया है। ठीक है, हमें निकालना है आर का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए क्यू प्लस आर बराबर हमें क्या दिया है 11। ठीक है, क्यू प्लस आर बराबर हमें क्या दिया दोस्तों 11। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे क्यू का वैल्यू दिया गया है, ठीक है क्यू बराबर क्या क्या निकाला हमने 3, तो यहाँ से अगर मैं आर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए 11 में से मैं इसको मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ। क्यू का वैल्यू कितना दिया 3 धन आर बराबर क्या दिया है 11। अब यहाँ से अगर मैं आर का वैल्यू निकालूँ तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 8। ठीक है, तो देखिए आर का वैल्यू हमें मिल गया, पी का वैल्यू हमें मिल गया और क्यू का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से अगर मैं p प्लस क्यू प्लस अगर r निकाल लेता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहीं से अगर मैं p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू अगर निकालूँ तो हमारा क्या हो जाएगा 8 धन 5 धन 3। तो इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 3 8, 8 और 8 16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें p का भी वैल्यू मिल गया, q का भी वैल्यू मिल गया और r का भी वैल्यू मिल गया और इन तीनों का वैल्यू भी हमें मिल गया क्योंकि जो टोटल हिस्सा है इसको हमें p और p q एवं r में विभाजित करना है। अब देखिए हमें क्या पूछा है कि r को कितना राशि प्राप्त हुआ यही हमें निकालना है। ठीक है, r को कितना राशि प्राप्त हुआ यही हमें निकालना है। तो देखिए टोटल राशि क्या है दोस्तों, टोटल राशि हमारा 4800। ठीक है, टोटल राशि हमारा क्या है 4800 और हमें किसका निकालना है आर का, और आर का वैल्यू हमने क्या निकाला है 8। ठीक है, आर का वैल्यू हमने निकाला है 8 और बटे में हम क्या करेंगे, इन सभी के हिस्से का जो हमारा वैल्यू है उसको हम कर देंगे बटे में। ठीक है, और इसको मुझे सॉल्व कर देना है फिर हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम एक एक करके कटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 एकम 8, ये हो जाएगा आपका 8 दूने 16, ये फिर से हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ से देखिए 2 दूने 4, 2 चौका 8, उसके बाद ये 0 0। ठीक है, ये हमारा तो आर का हिस्सा कितना मिलेगा, ये आर का वैल्यू नहीं है, ठीक है ये आर का हिस्सा है। तो आर का हिस्सा हमें कितना मिल गया दोस्तों, ये हमारा मिल गया 2400 रुपये। ठीक है, आर का हिस्सा हमें मिल गया 2400 रुपये और यही चीज़ हमें पूछा है। आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया, आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 2400 हमारा आंसर। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन में हमें इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सिंपल सा हमने पी का वैल्यू निकाला, क्यू का निकाला और आर का निकाला। फिर हमने जिसका पूछा है यहाँ से अगर आपको पी का पूछता तो हम यही ठीक इसी प्रकार से करते। ये 4800 गुणित पी का जो वैल्यू है 5/16 करते। अगर क्यू का पूछता तो ये हो जाता 4800 गुणित क्यू का वैल्यू कितना है 3/16 हो जाता। ठीक है, किसी का भी हिस्सा पूछे हम यहाँ से निकाल सकते थे। बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन था। तो आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 2 ट्रेन x एवं y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से a से b तक यात्रा करती है। x से यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक समय लेता है तो a एवं b के मध्य दूरी होगा। ठीक है, मान लीजिए x जो है इतना यात्रा कर रहा है। अब क्या बोल रही है, y से 1 घंटा अधिक दूरी 1 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, 1 घंटा अधिक समय लेता है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या क्या दिया है, एक्स का स्पीड हमें कितना दिया है, एक्स का स्पीड हमें दिया है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स का स्पीड हमें दिया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक उसी प्रकार वाई का स्पीड मुझे क्या दिया है, तो वाई का स्पीड दिया है तो मुझे 90 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने हमारा चाल दूरी और समय वाला वीडियो अगर देखा है तो उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है ये वाला मेथड। ट्रेन का हर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर आपने अभी भी वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्पीड दिया हो, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। डिस्टेंस हमें ट्रेन का डिस्टेंस नहीं दिया है, मतलब ट्रेन का लंबाई हमें नहीं दिया है, और इसमें हमें टाइम भी नहीं दिया है, ठीक है। जो एक्चुअल टाइम है वो भी हमें नहीं दिया है, जो अधिक लेता है 1 घंटा अधिक है वही टाइम हमें दिया है। तो कभी भी इस प्रकार से दिया रहेगा तो हमें जो है इसमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कभी भी इस प्रकार से कंडीशन दिया रहेगा कि हमें चाल दिया है और ये हमें दूरी और ये समय ना दिया हो, तब हम क्या करते हैं। देखिए इसमें जो हमें एक्चुअल दूरी निकालना होता है, जो हमें पूछा गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका S1 इंटू S2 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों S2 माइनस S1 इंटू जो अधिक समय लेगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे इंटू, मतलब ये हो जाएगा इंटू में टाइम। ये वाला टाइम जो है अधिक समय जो लेता है वही टाइम से हम क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। S1 क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका एक स्पीड, ठीक है। S2 हो जाएगा आपका दूसरा स्पीड। इसी फॉर्मूला में हम रख देते हैं। तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 गुणित 90, ठीक है। S1 की जगह में हो गया 80, S2 की जगह में हो गया गुणित 90 बटे में देखिए S2 माइनस S1, मतलब 90 माइनस 80, 90 में से 80 करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 10। और उसके बाद देखिए दोस्तों समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है हमें 1 घंटा जो एक्स्ट्रा हो रहा है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें देखिए जो आपका जो दिया है 80 किलोमीटर जो चाल दिया है वो किलोमीटर पर आवर में है, और जो समय दिया है वो भी आपका आवर में है, ठीक है। यूनिट अब आपका सेम रहना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ यूनिट में ही मिस्टेक करते हैं, तो यूनिट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब उसके बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 9 अट्ठे 72, ठीक है। 9 अट्ठे कितना हो गया 72, और ये 0 का 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर में, क्योंकि हमने क्या निकाला था डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 720 किलोमीटर। आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप इसको बना सकते हो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी और सी एक कार्य को 20 दिन 30 और ये 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखिए कभी भी आपका ये कार्य और समय से आपका रहेगा तो आप एक एक दिन का पहले आप कैपेसिटी निकाल लीजिएगा। देखिए ए जो है कितना कार्य कर रहा है, एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 30 दिन में, ठीक है। और सी जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, ठीक है। सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। तो इन तीनों का अगर मैं टोटल कैपेसिटी निकालूँ तो टोटल कैपेसिटी हम निकालते हैं तीनों का एलसीएम, ठीक है। ये जो है मैंने आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो देखिए इसका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 20 30 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। अब देखिए कभी भी इसमें हमें निकालना होगा एक एक दिन का कैपेसिटी, ठीक है। ये तो इनका टोटल कैपेसिटी हो गया। अब हम निकालेंगे एक एक दिन की कैपेसिटी, एक एक दिन की क्षमता निकालेंगे, तभी हम इसका जो है फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपका जो है ये एक एक दिन का कैपेसिटी निकाल लीजिएगा। तो देखिए 60 को अगर मैं 20 से भाग करूँगा तो ए का कैपेसिटी मुझे मिल जाएगा। तो ए का कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। मैंने 60 को 20 से भाग कर दिया तो ए का एक दिन का काम करने का कैपेसिटी ये हो जाएगा दोस्तों, ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक उसी प्रकार मैं बी का निकालता हूँ, 60 को मैं 30 से भाग कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार मैं सी का निकालता हूँ, 60 को 60 से भाग कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, और सी एक दिन में 1 काम करेगा। तीनों मिलाकर एक दिन में कितने काम करेंगे, देखिए 3 2 5 और ये 6 काम करेंगे, ठीक है। तीनों का एक दिन का, ठीक है, ये है तीनों का एक दिन का काम। अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पास देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। यहाँ से आप जो है आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है, मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए को काम करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी जो है तीसरे दिन उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरे दिन
तीसरे दिन कौन कौन काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए तो काम कर ही रहा है और तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों इसका हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल ये कितना राउंड हो रहा है, देखिए टोटल एक राउंड का काम कितने दिन में हो रहा है। देखिए एक दिन ए काम किया, दूसरे दिन भी ए काम किया, तीसरे दिन बी और सी हेल्प किया, मतलब कितना एक राउंड में कितना दिन काम हो रहा है, 3 दिन काम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन का जो है मेन कंसेप्ट यहीं पर है, इसी को आप ध्यान से समझिएगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 3 काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे दिन भी ए काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए कितना काम करेगा, 3 काम कर रहा है, और तीसरे दिन चूंकि ए तो काम कर ही रहा है, ए का जो है हेल्प बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो तीसरे दिन कितना काम होगा, तो तीनों का टोटल काम कितना है, 6 काम हो रहा है। मतलब एक राउंड में, ठीक है, एक राउंड जो है 3 दिन का है, और एक राउंड में कितना काम हो रहा है, तो देखिए 3 3 6 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 12। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 दिन में 12 काम, मतलब एक राउंड में 12 काम हो रहा है। ठीक है, यहीं पर इसका मेन कंसेप्ट है, आप इसी को बिल्कुल इसको समझिएगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन हो गया बिल्कुल भी आसान, अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए क्या दिया दोस्तों, हमें टोटल काम कितना दिया है, 60 काम दिया हुआ है। ठीक है, टोटल काम हमें क्या दिया है, 60 काम दिया हुआ है, और देखिए तीनों का एक राउंड का काम कितना है, 12। तो मैं 60 को अगर 12 से भाग कर देता हूँ, 60 को अगर मैं 12 से भाग करता हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंछे 60, क्या मिल गया हमें, 5। ठीक है, टोटल 5 काम हो रहा है। अब देखिए 5 काम जो 12 राउंड का काम है, जो वो हमारा जो है 12 काम है वो एक राउंड में हो रहा है। ठीक है, 12 काम एक राउंड में हो रहा है, और एक राउंड जो है कितने दिन में हो रहा है हमारा, 3 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो जो 12 काम जो है इसको हमने 60 से भाग किया तो हमारा कितना मिल गया, 5 काम हो रहा है, और ये 5 काम कितने दिन में हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 3 दिन में हो रहा है। तो हमारा टोटल कितना दिन आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 5 या 15 दिन। ठीक है, टोटल हमारा आ जाएगा 5 या 15 दिन, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है, बस यही कंसेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कभी कभी इसमें आपका कंडीशन क्या दे देता है कि एक एक दिन ये छोड़ के काम करेंगी, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया हुआ है आपका चाल, समय और दूरी वाला चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट का। देखिए बिल्कुल भी आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको आपने देखा और सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए क्या दिया, 1 किलोग्राम बराबर है, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन को हमने पढ़ा और हमने आंसर निकाल लिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है मैथ्स पार्ट का हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है, हर एक टॉपिक का, हर एक पार्ट का। ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आप जो है मैथ्स को जरूर देखिए। इसमें हमने आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को। तो आप इसको जाके जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।